चाइना इज द किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो वो चीज़ इंडिया में हम क्यों नहीं कर पा रहे जब हमें पता है कि ये करना है। टिल 1986 इंडिया और चाइना करीब करीब एक लेवल पे एक लेवल पे थे। ऑन सम ऑफ द पैरामीटर वी वर बेटर देन चाइना, बट व्हाट दे डिड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस तरह के प्रोडक्ट भी उन लोगों ने इजाद किए, डेवलप किए, R&D किए कि जो कंजम्पशन को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, बढ़ाता है। दे फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स बनाए। वेस्टर्न कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी हाई। कंट्रीज लाइक चाइना एंड USA, they are spending 7% of their GDP। छोटे जो कारोबारी हैं, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको बैंक लोन देने से पहले 50 बार सोचता है। आप सिर्फ महानगरों तक ही डेवलपमेंट करके आप चीज़ों को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम आज के दौर के हिसाब से आउटडेटेड है और ये फिट नहीं है। छोटे शहर के लोगों में जिद बहुत होती है। पहले क्या होता था, जब लोग जरूरत पे कर्ज लेते, आज लोग ना अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कर्ज लेते हैं। आज क्या है, लोन बड़ा इजीली अवेलेबल है। 2-4 दिन पहले हमें किसी ने कहा कि आजकल हॉलीडे के लिए भी लोन मिलता है। देखिए, अब तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं आज के दिन में, अब जो भी है प्राइवेट सेक्टर में। ये सारे कारण है कि लोन कल्चर बढ़ा, लोन इजीली अवेलेबल है, लोग भी थोड़ा कम फिक्रमंद हैं, उनको आज की चिंता ज्यादा है। इंटरनेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो ऐसा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे पहले हम इतने कर्ज में नहीं होते थे। आज की डेट में हर एक औसत इंडियन को आईफोन लेने के लिए कर्ज ले ले। आज का जो ट्रेंड है, हर कंट्री जो है वो कंजम्पशन को बढ़ा रही है। कंट्रीज का मानना है कि कंजम्पशन जितना बढ़ेगा, मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या सर्विसेज सेक्टर जो है वो उतना ग्रो करेगा। वाई वी आर स्टिल सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे को ना हर आदमी देखेगा, पूरे ग्लोबली देखें तो हमें यूज़ करता है। आपको इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट जब तक अच्छे नहीं हो तो कोई खरीदेगा क्यों? मोदी जी अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि वी आर एमिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन। आपको क्या लग रहा है कि हमारा एम 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का हो जाएगा? हम करेंगे 5 ट्रिलियन से ज़्यादा? आप इतनी बड़ी आबादी को अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, चीज़ और है, यूथ जो होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इज इट समथिंग लाइक कि हमें डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है? हम भाई, अगर थंबनेल पे क्लिक करके आ ही गए हो ना, तो आज का ये पॉडकास्ट पूरा देखना। क्यों? कारण ये कि आज के पॉडकास्ट में ना आपको सब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि आपको अगर अपनी कोई चीज़ शुरू करनी है, प्रोसेस, स्टार्टअप, कहीं कोई प्लांट लगाना है, कैसे लगाओगे, इंडिया की इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों में कहाँ जाने वाली है, ये भी आपको पता लगेगा। आज हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी। आलोक सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और इनके पास 20 सालों से ऊपर की एक्सपर्टीज़ है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की बातचीत। पॉडकास्ट को पूरा देखना। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आलोक सर, एक बहुत कहते हैं ना, बेसिक से उठकर आए और आपने इतनी बड़ी चीज़ बिल्ड करी है। आपने इंडक्टर्स बिल्ड करा, GCC पे आप काम कर रहे हैं। बैक ऑफ द स्टेज वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। छोटी सी एक स्टोरी बताइए कि एक बंदा वहाँ से उठ के इतनी लंबी जगह तक आया कैसे? हाँ, देखिए, स्टोरी तो की शुरुआत होती है, मेरा जन्म जो है वो पटना में हुआ। बिहार के हम रहने वाले हैं और स्कूल की पढ़ाई वहीं पूरी की, कॉलेज पूरा किया। उसके बाद मैंने नौकरी किया, जो जॉनसन एंड जॉनसन नाम सुना होगा आपने, एक अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनी। वहाँ मैंने करीब 12-13 साल नौकरी की, डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे। लेकिन ये एक आप फितूर भी कह सकते हैं, एक प्लान भी कह सकते हैं कि हमेशा से था कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेंगे, कुछ अपना करना चाहेंगे। तो लेकिन आप जानते हैं, जब आप मिडिल क्लास से आते हैं तो आपके पास संसाधन कम होते हैं। बड़े सीमित होते हैं। संसाधन में सिर्फ पैसा ही संसाधन नहीं है, संसाधन में और भी चीज़ें आती हैं। नो हाउ है, नॉलेज है, रीच है, नेटवर्क है, आज जो हम लोग समझ पा रहे हैं। राइट, उस समय तो शायद इतनी समझ भी नहीं थी, बुद्धि भी नहीं होती। हाँ, तो आपके पास सभी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। और तो एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ कि हमने जो नौकरी की, और मैं इसीलिए सबको कहता हूँ कि आप सीधा एंटरप्रेन्योरशिप ना लें, आप कुछ साल काम करें। दो चीज़ें हैं, आप जब काम करते हैं तो आपको पैसा भी मिलता है और सीख भी मिलती है।
नॉलेज भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके एवज में आपको पैसा भी मिलता है। सो वही हुआ, मैंने कुछ साल काम किया। काम करने के बाद 2007 में हम लोगों ने इंडक्टर्स की स्थापना की और शुरू किया ये काम और ये जर्नी की शुरुआत किया, राइट। और इसमें बहुत बड़ी, जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमने, हमारी जो पहली कंपनी थी, जो हमारे एम्प्लॉयर थे हैं, उनका होता है। क्योंकि उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, बहुत तरीके की ट्रेनिंग दी, बहुत तरीके का एक्सपोजर मिला और मैं सेल्स में था। तो स्वाभाविक है 12-13 साल के करियर में आप सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है और आप जितने लोगों से मिलते हैं उतना सीखते हैं, विश्वास कीजिए। क्योंकि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, घर में वो माहौल नहीं होता है, बिल्कुल ठीक राइट। बात है। हाँ, घर में वो माहौल नहीं होता है, माता पिताजी, आपके भाई बहन, घर में घरेलू माहौल होता इनफैक्ट है, कंफर्ट जोन भी होता है एक वहाँ कंफर्ट पे। जोन भी होता है और घर में नॉर्मल सा एक माहौल रहता है जो किसी भी भारतीय मध्य वर्ग में होता है। तो इन सब चीज़ों का एक्सपोजर, नॉलेज आपको मिलता नहीं है। जो आपको मिलता है जब आप नौकरी पे जाते हैं, तब आप दुनिया देखते हैं कि दुनिया एक्चुअली क्या है, टारगेट्स क्या हैं, राइट, और उसको कैसे हासिल करना है, प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत बड़ी सीख मिली मुझे। आज हम हमेशा कहते हैं कि आई ओ माई सक्सेस टू समवेयर माई ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्कड। आई स्पेंट 12-13 साल का वक्त मैंने वहाँ पे गुजारा। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। अब आते हैं कि इंडक्टर्स है क्या, इंडक्टर्स करती क्या है। हम पहले इस पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ेंगे हम। इंडक्टर्स देखिए, प्राइमरीली हम लोग एक कंसल्टिंग फर्म है, राइट। और बीइंग इनटू कंसल्टिंग, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम करते हैं। जैसे भारत सरकार के लिए, बहुत सारे राज्य सरकारों के लिए, जैसा आपने बताया, कुछ यूएन के भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम लोग कंसल्टिंग का काम करते हैं। अब जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं, कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप एक प्रोजेक्ट आपको मिला, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने प्लान किया, टीम डिप्लॉय किया, टीम की हायरिंग की, टीम को डिप्लॉय किया, टीम को डिप्लॉय करने के बाद आपने परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद पीरियोडिकल इवैल्यूएशन होता रहा, राइट, कि कितना हद तक हम हासिल कर पाए, नहीं कर पाए। जो भी आपने बेंचमार्क्स बना के दिए, जो भी बेंचमार्क्स हैं प्रोजेक्ट के, उनको पीरियोडिकली आपको टेस्ट करना है, उनको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है। सो प्राइमरीली हम लोगों ने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। वो करने के बाद हम लोग कई सारे वक्त के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस में हम लोगों ने डाइवर्सिफाई भी किया। जैसे हम लोगों ने जब शुरू किया, तो शुरुआत में तो देखिए कोई आपको जल्दी सीरियस लेता नहीं है। हाँ, मैं पूछने वाला था ये हाँ। चीज़ कि आप जैसे जॉनसन एंड जॉनसन से निकले, मान लो हाँ जी। पूरा करियर आपने 12 साल निकाला, आप अचानक से इंडक्टर्स बिल्ड करते हो, जी। तो आपको पहला क्लाइंट कैसे मिल गया, वो भी इतनी बड़ी चीज़ का। हाँ। कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट कंसल्टिंग एक बहुत हाँ। बड़ा काम है। हाँ, देखिए वो इतनी जल्दी तो नहीं मिला कि हम लोगों ने शुरू किया और काम मिल गया। शुरुआत में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग से काम किया, एचआर कंसल्टिंग से काम की शुरुआत की। और उस समय दो बड़ा बूम चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर। एक थी टेलीकॉम इंडस्ट्री और दूसरी थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये दो नई इंडस्ट्री आई थी उसी ज़माने में और उनका काफ़ी एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा था। तो करीब करीब उस समय जितने टेलीकॉम ऑपरेटर थे, हम लोग उनके लिए काम करते थे। हाँ, ये हम 2007-06 की बात कर हाँ, रहे हैं। हम उसी समय की बात हाँ, कर रहे मुझे हैं। याद है, मैंने आइडिया लॉन्च हुआ था 2006-07 के राइट, आसपास। राइट। हाँ, तो सारी कंपनियां नई थी भारत में उस समय, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई थी देश के अंदर, टेलीकॉम एक नया क्षेत्र खुला था। इवन यूनिनॉर, बैंकिंग, आई थिंक यूनिनॉर भी उसी समय आया था। यूनिनॉर आया, आइडिया आपने बताया, उसके अलावा वोडाफोन आया, वोडाफोन भी आया था, वोडाफोन बिल्कुल आया, ठीक। एयरटेल तो थी ही हमारी। हाँ, और भी बहुत सारी कंपनियां आई उस दौरान। कुछ ने ऑपरेशन शुरू कर पाई, कुछ नहीं भी कर पाई। डोकोमो भी आई थी सर, डोकोमो टाटा के टाटा साथ मर्जर डोकोमो, किया था। हाँ। राइट, जापानीज कंपनी है। तो कुछ लोग ऑपरेशन शुरू भी कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाए, कुछ का शुरुआत होने के बाद रुक भी गया। तो आप समझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें उस बिल्कुल दौरान बिल्कुल। डेवलपमेंट्स हुए। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी ओपन अप हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स इंडिया के अंदर बढ़ आए। रहे थे। इंश्योरेंस सेक्टर ओपन अप हुआ था, जिसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आई। सो वो एक माहौल हम लोगों को उस समय मिला, क्योंकि इंडिया वाज एट अ स्टेज जो ओपन हो रहा था और नई नई संभावनाएं खुल रही थी। और शायद
इसको आप लक कहिए या जो भी कहिए कि हम लोग उस वक्त पे काम कर रहे थे ठीक। और उस वक्त पे काम कर हम लोग काम काफ़ी मिला और काफ़ी काम हम लोगों ने किया। टेलीकॉम में तो हम कह सकते हैं कि वी वर द नंबर 1 प्लेयर, राइट। विद इन टेलीकॉम वी डिड वेरी वेरी वेल, इवन फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई। स्लोली देन वी गॉट यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे आपको याद होगा उसी समय पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिसेफ। तो उसके अंदर भी कुछ काम करने को हम लोगों को मिला। उस दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वो यात्रा फिर वहाँ से जो शुरू हुई सो चलती गई। उसके बाद फिर कुछ दिन अनुभव, चूँकि आप सरकार में काम करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक अनुभव होने चाहिए। जैसे आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, सर्टेन टर्नओवर का एक बेंचमार्क होना चाहिए और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट में काम करने के लिए। सो वो सब रिक्वायरमेंट पूरा करते पहला 3-4 साल निकला। उसके बाद हम लोग पहला प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने गवर्नमेंट के अंदर, वो टेंडर के थ्रू हम लोगों को मिलता है, बिडिंग के प्रोसेस में जाना पड़ता है एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड करेंटली बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। बैक देन आप यंग एज में हो और पटना से आ रहे हैं। हमारी स्कूलिंग है उसके हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन इस लेवल की नहीं होती है कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर कर पाएँ। तो वो कम्युनिकेशन आलोक जी ने कैसे डेवलप करी है? ना बड़ा सिंपल है। जब हमने जे ज्वाइन किया, जो हाँ। जैसा मैंने बताया नौकरी ज्वाइन किया, हुँ। तो बिल्कुल यही स्थिति थी जो आप कह रहे हैं, राइट। कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक कमिंग बिहार, जहाँ पे कि इंग्लिश इतनी प्रीवेलेंट नहीं है आज नहीं के है, दिन में, हाँ। उस समय भी नहीं थी, तो स्ट्रगल हुआ। लेकिन देखिए आप जहाँ पे काम करते हैं आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आप में अगर भूख है तरक्की करने की तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग से पिकअप की हैं। कपड़ा पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, कहाँ आप सीखते हैं? आप छोटे शहर से आते हैं तो आप छोटे शहर से आते हैं तो आपको इन चीज़ों का एक्सपोज़र नहीं होता है, ना आपको आइडिया होता है, राइट? ये सारी चीज़ें जब आप कहीं जाते हैं, काम करते हैं, तब आप अपने सराउंडिंग देखते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं, अपने बॉसेस को देखते हैं, अपने कॉलीग्स को देखते हैं एंड दैट इज़ हाउ यू लर्न। सो मैंने वही किया। मैंने जब देखा तो शुरुआत में तो बड़ी निराशा भी होती थी और लगता था कि हम मिसफिट हैं शायद, और ऑनेस्टली हम कह रहे हैं। ठीक। हमें एक एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि हम इस काम के लिए फिट नहीं हैं और ये मेरे से होगा नहीं। लेकिन फिर कहीं न कहीं अपने दिमाग को कहना पड़ता है कि नहीं, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत कीजिए और अपने आप को डेवलप करिए। तो ये चैलेंज था और इसको मैंने ओवरकम किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी चीज़ से सर मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ना ये तो आम जो स्टार्ट कर रहा है एक बंदा उसके सबके मन में कभी ना कभी आता है कि यार मैं ना अब हो नहीं पाएगा मुझसे यहाँ पे, मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए या मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे जैसे आपने बताया कि मैंने उसको ओवरकम किया और मैंने अपने आप को बोला नहीं मैं करके दूंगा। जी, तो वो एक चीज़ आती कैसे है? वो ज़िद है सर। क्या है, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है हम्म। और आप जब एक ऐसे आप कह सकते हैं कि परिस्थितियों से आ रहे हैं, आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ हर चीज़ आपको लड़ के लेना पड़ता है, राइट। और एक अच्छी चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं छोटे शहर के लोगों के लिए, छोटे शहर के लोगों में ज़िद बहुत होती है, ये तो है सो तो राइट। है। छोटे शहर के लोगों में ज़िद बहुत होती है और वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं अभाव से। उन्हें हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, स्कूल में एडमिशन के लिए लड़ना पड़ता है, बिल्कुल। बिजली के लिए लड़ना पड़ता है। आजकल तो शायद नहीं है उतनी बात, लेकिन एक समय था जब लोड शेडिंग हुआ करती थी 4 घंटे 5 घंटे। और अच्छे जीवन के लिए खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कॉम्पीट करना पड़ता है और ये कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर में इम्बाइब हो जाता है, राइट। और अगर ये आप तो इसीलिए देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग छोटे शहरों से निकल के जो आए हैं वो बड़े ज़िद्दी लोग हैं, राइट। और मानसिक तौर पे भी वैसे लोग जो हैं वो बड़े मजबूत हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक तौर पे मजबूत हो। नहीं तो हम आपको बताएं कि अक्सर ऐसा होता है, आप कह सकते हैं अगर मेरे साथ जीवन में 15-20 दफ़ा तो ज़रूर हो चुका होगा पिछले 16-17-18 साल के यात्रा के दौरान, कि जब लगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, राइट, कि अब शायद यहाँ के आगे रास्ता नहीं है या दिमाग काम करना आपका बंद कर देता है। बट एक चीज़ है, आप कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए। आप अगर लगे रहेंगे तो रास्ता आपको दिखेगा।
दिखेगा। और दिखता है रास्ता। ठीक। ये हम अपने जीवन से भी कह सकते हैं। आप हाँ। लगे रहिए, बाजार में बने रहिए। सबसे ज़रूरी है बाजार में बने रहना। अगर आप बाजार में बने रहेंगे तो किसी न किसी दिन आपको एक रास्ता मिलेगा, कहीं न कहीं ओपनिंग जो उठ जाओगे खुलेगी, आप, ठीक है। जहाँ से फिर आप रास्ता निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा, एक हम अभी जब बात कर रहे थे तो आपने एक सिचुएशन कोट की थी कि जहाँ पे ना सबको जॉब करनी ही चाहिए, आप बोले। बट आज का अगर हम एरा देखें, टाइम देखें, तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सम ऑफ देम दे लर्न बाय डूइंग एंड सम ऑफ देम दे डू एंड देन दे लर्न, कि कुछ ने अपना शुरू किया है और उससे सीख रहे हैं और फिर इवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से बिना एक्सपीरियंस के, बिना काम के अपना बस स्टार्टअप शुरू कर दिया और वहाँ से उसको बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पहले कहीं ना कहीं काम करके आए हैं, तो यहाँ जो माइंडसेट है उसमें कैसे डिफरेंस आ जाता है, उनके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होते हैं? देखिए, मैं एक तो बात जान लीजिए, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। हाँ। उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, डिफरेंट वीकनेसेस हैं। हम्म, राइट। सो ये कहना हम एक कोई इस तरीके का एक ओपिनियन नहीं देना चाहेंगे सब पे यही लागू होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपने जीवन से में देखा है, अपने सराउंडिंग्स को भी देखा है, जिन लोगों ने 5 साल 7 साल 6 साल काम किया है कम से कम, और काम करके फिर वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मैंने सक्सेस रेशियो बेहतर देखी है। ओके, ठीक है। राइट। हाँ। मैंने ऐसे लोगों को देखी जो जो लोग शुरुआत में कॉलेज ख़त्म किया, कॉलेज पूरी करने के बाद वो सीधा आ जाते हैं, तो कई बार उनको लोगों को जज नहीं कर पाते प्रॉपरली। राइट। पैसे की अहमियत नहीं पता होती ठीक है, है, क्योंकि हाँ। पैसे आप कमा के लगाते नहीं हो ना, ठीक बात है। आप कहीं से बोरो करते हो, पिताजी से लेते हो या जहाँ से भी आप लाते हो, तो वो पैसे की अहमियत भी आप नहीं समझते हो। लोगों को आप जज नहीं कर सकते। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चूँकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, किसी के पास 1000 करोड़ हो सकता है, किसी के पास 10 लाख हो सकता है। राइट। इस यात्रा को, इस कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी आपके पास है उसको बड़े हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही पैसा, उसी में अगर आप गाड़ी आपकी बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं बढ़ी तो गाड़ी रुक जाएगी, वो आपकी गड्ढे में जाएगी फिर। गड्ढे में जाएगी। तो आपको सब इसीलिए काम करना जरूरी है, जिससे दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पैसे की अहमियत पता चलती है कि जब आपको सैलरी मिलती है 30 दिन काम वो करके, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, 30 दिन आप काम करते हो, 31वें दिन आप उसके बाद आपको पैसा मिलता है, तब आपको समझ में आता है इस पैसे की वैल्यू। फिर आप खर्च करते समय हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हो, एक क्रिटिकल एंगल से आप देखते हो पैसे को। अमेजिंग। राइट। और दूसरी चीज़ है एक इंसान को समझना और ये पहचानना कि ये आदमी कौन से काम के लिए फिट आदमी है। हर आदमी हर काम के लिए फिट नहीं भी हो होता है, सकता। हाँ, ठीक बात है। राइट। सही अब है। आपकी टीम है, आपकी टीम में 10 लोग हैं मान लीजिए, या 5 लोग हैं, तो 5 लोग 5 डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। उसमें से किस इंडिविजुअल को आप किस काम पे लगाते हैं, ये आपका जजमेंट है बीइंग अ लीडर। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो अनुभव आपने मार्केट में या फील्ड में काम करके लिया है, वो अनुभव आपका काम है। वही, हाँ, ठीक है। राइट। सो इन दो चीज़ों के लिए मेरा मानना है कम से कम 4 से 5 साल आपको जरूर काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। जॉब करना चाहिए। राइट। स्ट्रगल करना चाहिए, धूप में घूमना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, 50-100 लोगों 200 लोगों से मिलना चाहिए। हाँ, यू हैव अ सैंपल साइज। You have a sample size, you have maturity, then only you can attain maturity। ठीक है। और उस maturity से then you can start। एक से थोड़ा ऑफ ट्रैक सवाल हाँ पूछता हाँ, हूँ। पूछिए। बड़ी थोड़ी सी फनी सवाल है। ले आज की डेट में तो आलोक सर जो हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। बट अगर बैक देन मैं आज आपके किसी दोस्त से पूछने जाऊं कि कभी सोचा था कि आलोक सर इतने बड़े बनेंगे, आलोक जी इतने बड़े बनेंगे, तो हंसेगा या मान जाएगा कि हाँ बनेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, हंसेगा। 100% हंसेगा। अच्छा। क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह का बचपन आपने व्यतीत किया अपने दोस्तों के साथ, हाँ। जिस तरीके की शरारतें की हैं, कभी हम लोगों ने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। उस समय शायद इतना एक्सपोजर भी नहीं था, ना इंटरनेट होता था, ना टेलीफोन था इतना ज़्यादा, बेस फ़ोन हुआ करता था, वो भी हर घर में होता नहीं था। तो वो हंसेगा। और आज हमारे जितने मेरे दोस्त हैं बचपन के, जो खुश खास मेरे दोस्त हैं, हमें पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं वो प्राउड फील करते हैं और वो अच्छा फील करते हैं। क्योंकि हम लोग कभी कभार मिलते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, कभी शादी ब्याह में बच्चों के, तो दोस्तों की बातों से, दो कोई एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करता है, बट उनकी बातों से लगता है दे ऑल फील गुड अबाउट मी।
and they pray for my success also. अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? जैसे आप बता रहे थे कि ज़िद, हम्म तो ज़िद है या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा कमाने की भूख है कि मैं पैसा बना लूँगा, बड़ा लंबा चौड़ा पैसा बना लूँगा, फंडिंग लाऊँगा, 3-4 बार राउंड की फंडिंग आएगी और बड़ा बन जाऊँगा, मतलब ज़रूरी क्या है? पैसा पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप पैसे के पीछे भागते रह जाएंगे और पैसे को पकड़ नहीं पाएंगे। ये मेरा अपने जीवन का अगेन सीखा है। मेरे पिताजी हमें कहा करते थे हुँ, कि काम के पीछे भागो, हुँ, क्वालिटी के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। उनकी ये भाषा होती थी हुँ, कि काम के पीछे भागो, क्वालिटी काम करने के पीछे, अच्छा काम करने के हुँ, पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। हुँ, अगर पैसे के पीछे भागोगे तो ये दोनों चीज़ें पीछे रह जाएंगी, राइट। और उसके बाद सिर्फ आप पैसे के पीछे भागते रह जाओगे और पैसे को पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए फोकस करो काम पे और अच्छा काम करने पे, क्वालिटी काम करने पे, जिससे कि कोई भी, जिनको भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इंडिस्पेंसिबल समझें। उनको लगे कि ये अच्छी कंपनी है, इनके साथ काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिकॉज कोई अपना काम आपको तभी देता है, उसका एक ही इंटरेस्ट है कि उसकी कंपनी को उससे फ़ायदा हो, मुनाफा हो, राइट। और वो तभी हो सकता है जब आप उनका काम अच्छे से अपना काम समझ के करेंगे। एक लंबी जर्नी है सर, 2006 कहाँ आप बात करें, वहाँ से आपने शुरू करा 2007 से। मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे तो फेलियर्स आए होंगे, अप्स एंड डाउन्स आप बोल रहे हैं, एकदम कईयों बार आए हैं। आपने बताया कि मैंने सोचा क्विट कर दूँ यहाँ पे, या सोचूं कि आएगा, आगे का रोड मैप है कि नहीं है। एक ऐसी फेलियर बताओ जिसमें लगा हो कि अब यहाँ तो मतलब जिसको आज आप थैंक कर रहे हो इस समय कि ये नहीं आती तो मैं ये नहीं होता आज आलोक। सबसे बड़ा फेलियर अभी रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने देखा, कोविड। कोविड आने के पहले मैंने 2020 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, कुछ यूएन के लिए, गवर्नमेंट के लिए। कोविड आने के बाद ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, पूरी चीज़ें जो हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं प्लान किया था, पूरी चीज़ें बिखर गई। और कोविड आने के बाद अगले 2 सालों तक, कोविड के आने से 2-2.5 सालों तक सच पूछे तो हमारा काम बंद रहा। ओहो, राइट, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट थे सारे बंद हो गए, होल्ड पे चले गए, सारे होल्ड पे चले गए, क्योंकि कुछ इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा था। प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए, एम्प्लॉयज़, लेकिन हम लोगों ने किसी भी एम्प्लॉय को जाने के लिए नहीं कहा। वी रिटेन्ड एवरीबडी एंड वी पेड देम 75% ऑफ देयर सैलरी। और हम लोगों ने उनको 75%, बिकॉज वो घर से काम कर रहे थे, राइट। तो अब जो उस तरीके से हम लोगों ने उनको अपने यहाँ रिटेन भी करने की कोशिश की। इस दौरान हुआ ये कि आमदनी बंद, खर्चे जारी, नया काम मिलना बंद, पुराना काम बंद। पेमेंट भी उस समय सरकार पे भी इतनी प्रेशर थी कोविड से जूझने की कि बहुत सारे फंड के जो पैसे थे वो भारत सरकार या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ा, रूट करना पड़ा, क्योंकि हेल्थ में ज़रूरत थी और कोई बिल्कुल प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल, हाँ, कोई प्रिपेयर्ड नो नहीं, वन कोई वाज प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल, ना सीरियसली। गवर्नमेंट, ना कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। सो 2 साल हम लोग जिस दौर से गुजरे, वो बहुत ही पेनफुल एक फेज़ था। पेनफुल फेज़ 2-3 तरीके से। एक तो था कि अपनों को खोने का डर, और कोई विज़न नहीं दिख रहा था, कोई फ्यूचर समझ कि में आगे नहीं आ क्या रहा था। होगा, सही भी होगा कि नहीं होगा ये। हाँ, पैसे ख़त्म हो गए, जो भी रिज़र्व थे, जो 2 साल 2.5 साल में हम लोगों ने, वो सारे पैसे हमारे ख़त्म हो गए। और सच पूछिए तो हम लोग एकदम से बहुत पीछे आ गए। तो वो एक ऐसा दौर था जब जिस समय अक्सर लगता था कि ये शायद अब यहाँ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा है और हमारी टीम, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे टीम के कुछ खास मेंबर्स ने उस समय वो डट के काम किया और उन लोगों ने इंश्योर किया कि कंपनी फिर से ट्रैक पे आए, बैक ऑन द ट्रैक। बैक ऑन द ट्रैक, एंड थैंकफुली वी हैव अचीव्ड इट। सर टचवुड, हमने भी आपको शेयर करना चाहूँगा ऑन जरूर, कैमरा दैट वी जरूर। पेड all of our team for entire COVID period 100% of the salary. अच्छा, और इवन हमने अपने प्यून को भी सैलरी दी, दिए। जिसका कोई काम ही नहीं था, नहीं बट तो हमने सबको दिया, हमने किसी का घर रुकने नहीं दिया। रुकने नहीं दिया, हम लोगों ने किसी को जाने के लिए कभी नहीं कहा। कभी रादर नहीं। हमने कहा कि आप जाओ मत, आप रहो, जी चीज़ें दुरुस्त होंगी और सब फिर से नॉर्मल होगा। जी लेकिन लोगों के अंदर भी पैनिक थी, कुछ लोग गांव चले गए जो डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, आप जानते ही हैं,
दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो डिफरेंट स्टेट और सिटी से आते हैं, उनके पेरेंट्स भी उतने ही वरिड थे। वो कहते थे ऐसे नौकरी को गोली मारो, पहले हेल्थ को देखो, और जेन्युइन बात है, सही लाइफ बात। थ्रेटनिंग था वो, हाँ बिल्कुल, राइट। सो बहुत सारे भागा लोग, दौड़ मची हुई थी, भाग रहे थे, ठीक है। अनसर्टेनिटी थी। तो एक सर पर्सनल सेगमेंट में जाता हूँ मैं थोड़ा सा सवाल पूछने कि आज का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, टाइम था जब लोग ज़रूरत पे कर्ज लेते थे, हमारे फादर थे या उस समय 90s में। आज लोग ना अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कर्ज लेते हैं, तो एक जो लोन माइंडसेट है ये कितना चेंज हुआ है सर? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे फादर के टाइम में लोन इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं थी। हाँ, लोन मिलना एक बहुत मुश्किल काम ये बात तो होता ठीक था, बोले आप, हाँ सही है। राइट। बहुत मुश्किल था, आप घर बनाने के लिए वगैरह वगैरह, हम्म उस समय व्हीकल खरीदने के लिए शायद ही कोई लोन लेता होगा, मुझे तो ध्यान नहीं है। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। हम्म लोग नॉर्मली घर बनाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए या हम्म शादियों के लिए लेते थे, हम्म और लोन मिलना बड़ा मुश्किल होता था हम्म उस समय, क्योंकि बैंक्स भी लिमिटेड थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हम्म आज क्या है, लोन बड़ा इजीली अवेलेबल है। हम्म इट इज़ अ टैप अवे, राइट। हम्म, मतलब हाँ ऐप पे, एक ऐप में करना है एक और ऐप में तुरंत। करिए एंड यू कैन गेट अ हाँ स्मॉल लोन। हमें तो ताज्जुब हुआ, 2-4 दिन पहले हमें किसी ने कहा कि आजकल हॉलीडे के लिए भी लोन मिलता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, आई वॉज नॉट अवेयर। सो किसी ने कहा कि अगर यू आर प्लानिंग अ हॉलीडे फॉर 4-5-6 days विद योर हम्म फैमिली, सो यू कैन गो हॉलीडे लोन ऑल्सो यू कैन टेक, राइट। सो इस तरह की चीज़ें। सो एक तो था कि लोन मिलना भी मुश्किल था। दूसरी बात है, आज की जो जो जनरेशन है वो थोड़ी उतनी फ़िक्रमंद नहीं है जितने हमारे हमारे जो माने पिताजी या दादाजी या उस समय के जनरेशन के लोग थे। तो ये थोड़ी फ़िक्रमंद कम है। तीसरी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है काफ़ी पहले से। देखिए, अब तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं आज के दिन में, हार्डली कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। अब जो भी है प्राइवेट सेक्टर में। सो लोगों ने अब ये चीज़ समझना शुरू कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, राइट। और ये सारे कारण हैं कि लोन कल्चर बढ़ा, लोन इजीली अवेलेबल है, लोग भी थोड़े कम फ़िक्रमंद हैं, उनको आज की चिंता ज़्यादा है, कल की हाँ चिंता कम बेफिक्रे है, हो गए हैं कि हाँ ठीक है। बेफ़िक्रे हो गए हैं। तीसरी बात, इंटरनेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। हम्म पहले हमें पता नहीं था एम्स्टर्डम कैसा दिखता है, या लंदन कैसा दिखता है, या न्यूयॉर्क कैसा ये बड़ी होता अच्छी है, बात बोले आपने, हाँ ठीक है, राइट। हाँ आज सबको ये पता है कि कहाँ पे क्या है, कैसे जा सकते हैं, हाँ ड्यू टू इंटरनेट एंड वेरियस सोशल अदर थिंग्स, मीडिया, सोशल मीडिया। प्लस आप देख रहे हैं कि कोई आदमी यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम, तो उससे एस्पिरेशन भी बढ़े हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ तो एस्पिरेशन बढ़ रहा है, दूसरे तरफ हम थोड़े फिक्रमंद भी, बेफिक्रे भी होते जा रहे हम्म, हैं, और तीसरी तरफ की लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। हाँ तो तो ये सारी, कलेक्टिवली एक वो बना दे रहा है, एक ठीक। वो एक कंफर्ट जोन हम्म क्रिएट हो जा रहा है, लोगों को लग रहा है। प्लस एक चीज़ और है, आजकल अमूमन आप देखें तो हम्म हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। ये भी है। हम महानगरों की बात कर रहे हैं। हाँ पहले क्या था, एक आदमी होते थे जो घर में हम्म, अर्निंग मेंबर होते थे, हाँ 4-5 लोग उन पे डिपेंडेंट होते थे। तो बड़ा वो सोच समझ के करते थे खर्च, ज़रूर, और ठीक बात आमदनी है। भी उसी हिसाब से थी, नीड भी उसी हिसाब से था। हम्म लेकिन आज क्या है कि दोनों करते हैं, दोनों, जिससे बट परिवार भी छोटा हो गया। मुझे एक चीज़ बताइए सर, इस हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा है कि वी आर टर्निंग टुवर्ड्स अ डेब्ट इकोनॉमी? जैसे यूएस में है, हम देखेंगे तो बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है ना, वो डेब्ट इकोनॉमी है। सारे ही लगभग आप देखो 80% 90% लोग कर्ज में हैं। वो कर्ज किस लिए लेते हैं? अपने घर की छत बनवाने के लिए। कर्ज किस लिए लेते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कर्ज लेते हैं। हाँ। तो ऐसा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे पहले हम इतने कर्ज में नहीं होते थे। हम्म। आज की डेट में हर एक औसत इंडियन को आईफोन लेने के लिए कर्ज ले ले। देखिए, अभी आज का जो ट्रेंड है, हर कंट्री जो है वो कंजम्पशन को बढ़ा रही है। कंट्रीज़ का मानना है कि कंजम्पशन जितना बढ़ेगा, मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या सर्विसेज सेक्टर जो है वो उतना ग्रो करेगा। सो और सारों का फोकस इसी पे है कि आप कंजम्पशन बढ़ाएं, कंजम्पशन बढ़ाइए, हाँ। राइट। सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा उस तरफ भी झुकाव है, और हुँ, कंजम्पशन आप उम्मीद करिए आने वाले दिन में बढ़ेगा। और कंजम्पशन बढ़ने की भी ज़रूरत हुँ, इसलिए कि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा हुँ, हमारा, उसी रेशियो में हमारे डिमांड भी क्रिएट होंगे, हमारा हुँ, प्रोडक्शन भी होगा। हुँ, जो जीडीपी की बात करते हैं, हुँ, हुँ, जीडीपी भी बढ़ेगी, और उसी तरीके से कंट्री का ग्रोथ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक। यहाँ से तो बहुत सारे आपने सवाल खोल दिए मेरे लिए। अब तो पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि हम व्हाई वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी? इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी क्यों है? केवल पॉपुलेशन की वजह से? क्योंकि पॉपुलेशन तो चाइना की भी है, बट दे आर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी।
नॉट ओनली कंजम्पशन बेस्ड। तो इसमें कहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारे? देखिए आप टिल 1986 85 86 इंडिया और चाइना करीब करीब एक लेवल पे एक थे, लेवल पे थे, हाँ जी है ना। बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी एक साइज की थी और अदर ऑन सम ऑफ द पैरामीटर वी वर बेटर देन चाइना, चाइना, राइट। बट व्हाट दे डिड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दे फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग स्मॉल छोटे छोटे उन लोगों ने क्लस्टर्स बनाए, राइट। पहले तो उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च करके उन्होंने पूरी दुनिया की कंजम्पशन की को स्टडी किया और ये भी स्टडी किया कि ये ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या चीज़ें कंजम्पशन में बढ़ेंगी आने वाले दिन में। उस तरह के प्रोडक्ट भी उन लोगों ने इजाद किए, डेवलप किए, R&D किए कि जो कि कंजम्पशन इकोनॉमी कंजम्पशन को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे क्लस्टर क्रिएट किए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। जैसे एक गांव है या एक ब्लॉक आप कह सकते हैं, एक ब्लॉक एक ही चीज़ बना रहा है। अच्छा, आप चाइना का ट्रेंड अगर देखेंगे तो एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट एक ही चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसमें क्या हो गया, उन लोगों ने मास्टर हो गए उस चीज़ के, मास्टर भी हो गए, उसके ऊपर R&D भी किया, कॉस्ट को कम करते गए, प्रोडक्शन को बढ़ाते गए, राइट। और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया कि जिससे हमारी कॉस्ट जो है, अगर आप मास प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से प्लस वहाँ पे उन लोगों ने उनको सॉफ्ट लोन भी मुहैया कराए, कम से कम इंटरेस्ट पे लोन दिया सरकार ने, फैसिलिटीज़ दी वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने तैयार करके, जैसे गवर्नमेंट ने अगर तय किया कि यहाँ पे मान लीजिए कि पेन ड्राइव्स बनने हैं या हार्ड डिस्क बनने हैं इस पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर एरिया में, तो सरकार ने वहाँ पे उसके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिए, राइट। एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप बनाया, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग दे करके उनको सॉफ्ट फंड भी दिया, सॉफ्ट लेंडिंग की, सॉफ्ट फंडिंग की उनको, जो कि आसानी से कमा करके वो पैसा लौटा सकें, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मैंने ट्रेनिंग की बात की, वहाँ के पूरे गांव को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को उनकी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की, राइट। उनके स्किल पे काम किया, उनको उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए उनको इतनी गहन ट्रेनिंग दी गई कि वो उसके मास्टर हो गए, राइट। और इस तरीके से उन लोगों ने उस स्केल को अचीव किया और आज के दिन में दे आर दी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर फीडिंग द होल वर्ल्ड। एग्जैक्टली, हाँ, दे आर फीडिंग द होल वर्ल्ड। सर ये चीज़ इंडिया क्यों नहीं रिप्लिकेट कर पा रहा है, ये आप जवाब देना। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वॉज इन US सो मैनी टाइम्स, आई हैव बीन देयर एंड आई वॉज इन सिंगापुर ऑल्सो। मैं देखता हूँ वहाँ के सोवेनियर्स जो हैं, लोकल सोवेनियर्स हैं, पलटो पीछे लिखा है मेड इन चाइना। तो सोवेनियर्स वहाँ का है, US का है, न्यूयॉर्क का है, आप वेगस का है, लेकिन सारा बना हुआ कहाँ है, मेड इन चाइना। इवन वन ऑफ द वीडियोज वी सॉ ऑन इंटरनेट दैट एक टाइम US में ट्रेंड चला था बॉयकॉट चाइना, और उनकी एक सेनेटर टी शर्ट पहन के पहुंच जाती हैं और वो टी शर्ट जो है वो प्रिंट हो रही है चाइना में। सो खुद की बॉयकॉट का टी शर्ट भी वही प्रिंट कर रहे हैं। तो आप भले ही बॉयकॉट चाइना कर रहे हो बट पहन के वही टी शर्ट खड़े हो। तो अल्टीमेटली चाइना इज़ द किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो चीज़ इंडिया में हम क्यों नहीं कर पा रहे जब हमें पता है कि ये करना है? देखिए हम लोग 2-3 कारण हैं। एक तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के हमें सपोर्ट, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है हमारा, GDP है, स्ट्रक्चर है, फिर लैक ऑफ फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है हमने सबसे बड़ी जो कमी रह गई है वो रह गई है कि जो हमारे पास आबादी है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप एक समानता पाएंगे। जिस जिस देश की आबादी एक खास समय में वहाँ पे युवाओं का नंबर 50 या 60% से ज़्यादा होता था, पॉपुलेशन मिक्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। वो सारे देश ने बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया एंड दे बिकेम, आई मीन मोस्ट ऑफ देम बिकेम अ वेरी गुड कंट्री एंड अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सो बोथ आर इंटरलिंक्ड, राइट। सो
इंडिया में उसी तरीके से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए था कि भारत की आबादी, सबको पता था कि एक्सप्लोड 2025-26 हो के गई है। 20 के बाद हमारी आबादी जो है इस दशक में, हाँ। राइट, हमारी आबादी जो है, हमारे आबादी के 60% लोग युवा होंगे, हम्म। बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। हम्म। और इतना बड़ा युवाओं का वर्ग है आपके पास, राइट। युवाओं को चाहिए क्या? युवाओं को चाहिए एक दिशा, हम्म। राइट। और वो दिशा आप कैसे दे सकते हैं? हम्म। वो दिशा आप दे सकते हैं उनको सिखा करके, हम्म। पढ़ा करके। हम्म। एक तभी एक दिशा दे सकते हैं, एक खास स्किल में, हम्म। राइट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो काम हम लोगों ने किया, वो काम में कमी रह गई। हम लोग उस तरीके से अपने युवाओं को तैयार नहीं कर पाए। तो युवाओं को हमने तैयार नहीं किया तो हमने अपने इंडस्ट्री को अच्छे रिसोर्स नहीं दे पाए। इंडस्ट्री को अच्छे रिसोर्स नहीं दे पाए, अच्छी सोच नहीं दे पाए, तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ या ग्रोथ नहीं हुआ। और जब वहाँ ग्रोथ नहीं हुआ तो मेरी पूरी जो हमारा प्रोडक्शन मैकेनिज्म है, जब प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री को आप कितना सॉफ्ट लोन मुहैया करा पाते हैं, हम्म। जिसको हम लोग कहते हैं कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उनको पैसा दे, जिससे कि इंडस्ट्री करता क्या है। ठीक बात है। अगर एक सही इंडस्ट्री जो है, देखिए उनका, अगर एक इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बिल्कुल। राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो उस एरिया के, उस क्षेत्र के, सब उसके डेवलप होगा। आसपास के लोगों सब का डेवलप होगा। डेवलपमेंट हाँ, होगा। सब छोटे कलेक्टिव। उद्योग भी खुलेंगे, एक इंडस्ट्री के इर्द गिर्द छोटे उद्योग भी होते हैं, हम्म। एक छोटी दुकान भी होती है, हम्म। उद्योग भी, पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है वहाँ पे, राइट। प्लस वहाँ के लोगों को नौकरी मिलती है, जिससे हम्म। उनको सैलरी मिलती है, जिससे फिर वो जाते हैं बाजार से खर्च सामान करते हैं, खरीदते हैं, परचेज और वो करते हैं। जिससे कंजम्पशन कहीं ना कहीं हम उसको ड्राइव करते हैं। तो ये एक चीज़ वहाँ पे हमें लगता है कि एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विज़न। दूसरी चीज़ है कि हमारे युवाओं को उस तरीके से तैयार नहीं किया गया, या हमारे युवा तैयार नहीं हो पाए इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट से। देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, जब आज के दिन में आपके पास लिमिटेड नौकरियां हैं, सरकारी क्षेत्र हो या संगठित क्षेत्र हो, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, वहाँ नौकरियां अगर सीमित हैं, देश की आबादी हमारी करीब 150 करोड़ के आसपास है, राइट। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपको छोटे छोटे क्लस्टर डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। आप सिर्फ महानगरों तक ही डेवलपमेंट करके आप चीज़ों को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपको हर जगह, हर जोन में 2-4 ऐसे क्लस्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। 4 जोन है या 5 जोन के अंदर एक ऐसे क्लस्टर डेवलप करने पड़ेंगे कि जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी, हमारे इंडस्ट्रीज भी लगे, वहाँ पे लोगों का भी डेवलपमेंट हो, लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों को हम इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करें और इंडस्ट्री हमारी ग्रो करे, बड़ी अच्छी जिससे कि बात कही ओवरऑल आपने। हाँ, इकोनॉमी के अंदर एक इम्पैक्ट आए। मुझे याद है मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे, शेंजन शेंजन एक का। गांव हुआ करता हाँ था जी, कभी, और कभी उसके अंदर अब इतने सारे क्लस्टर्स जो आप बोल रहे हो क्लस्टर्स। डेवलप्ड हैं। तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ विजिबली एक गैप है। दूसरा मुझे लगता है स्किल से ज़्यादा फोकस ना वो बुकिस्ट एजुकेशन पे है हमारे यहाँ पे भी, दैट यू टर्न ऑन एजुकेशन सिस्टम जिसमें डिग्री बेस्ड सिस्टम है। नहीं, हम तो आपको मतलब इसमें कहने में हमें कोई फिक्र नहीं होगी कि अगर हम कहें कि हमारी एजुकेशन सिस्टम आज के दौर के हिसाब से आउटडेटेड है, आउटडेटेड है बहुत ज़्यादा। और ये फिट नहीं है। वेरी ट्रू। अपने एजुकेशन सिस्टम से, वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, उस एजुकेशन सिस्टम से हम जिस तरीके के युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके की पौध, एक नई फसल या एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, वो पीढ़ी हमें आगे लेके नहीं जाएगी। सो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज के दिन में आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो किताब बेस्ड है, बिल्कुल। राइट, हाँ, इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। जिससे कि आप आपको हम फिर से कहना चाह रहे हो, आप इंजीनियरिंग की भी मैं बात करूँगा, हाँ, राइट। ये सिर्फ हम आपको नहीं नॉर्मल सर है, है 4 ना, साल एक बच्चा रट्टा लगाता है पूरा। रट्टा लगाता मुझे है। इंजीनियरिंग की क्रॉस करनी है, मुझे सेमेस्टर्स निकालने हैं। उसका मोटिव ये नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग से कुछ ऐसा सीखना है। एक इंजीनियर क्यों अब इंजीनियर देखिए ये इसको पूरी पढ़ाई हमारी थियोरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, बिल्कुल। कोई प्रैक्टिकल एलिमेंट उसमें बहुत ना के बराबर है, राइट। सो सबसे पहले तो हमें पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को, जो हमारा पूरा सिलेबस है,
करिकुलम है, हमें उस पे विचार करने की ज़रूरत है कि नए दौर में, इस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो हमें कैसे पढ़ाई, कैसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। ये हमारे एक्सपर्ट को एक दफ़ा देखना चाहिए, बिकॉज़ इंडस्ट्री को जो रिसोर्स मिल रहा है, वो रिसोर्स मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। और हाँ, कई हाँ, सारे हाँ। इंडस्ट्री लीडर्स ने भी ठीक। पास्ट में कहा है कि आप जो रिसोर्स तैयार कर रहे हो, वो हायर नहीं किए जा सकते हैं, सही बात है। राइट? वो इस तरह के नहीं है कि जिनको हम डिप्लॉय कर सकें, हायर कर सकें, एब्ज़ॉर्ब कर सकें इमीडिएटली। हमें लाना पड़ता है, उनको 3 महीना, 6 महीना ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वेरी ट्रू। हाँ, रेडी टू इम्प्लीमेंट नहीं है वो। हाँ, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो तैयार। तो वो एक क्रिटिकल टाइम है इंडस्ट्री का जो बर्बाद होता है। अगर ये इंडस्ट्री, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारी जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये लोग अगर इस तरीके का एजुकेशन दें जिसमें कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस हो, तो कहीं न कहीं हम इंडस्ट्री को और भारत के ग्रोथ को, हिंदुस्तान के थोड़ा ग्रोथ तेज को कर हम पाएंगे। तेज हाँ। कर पाएँगे और आने वाले दिन के लिए तैयारी कर पाएँगे। दूसरी बात, देखो कहीं न कहीं चाइना ने जो अच्छा किया उसको मानने की भी ज़रूरत है, बट एक चीज़ और समझना है कि चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, भारत के लिए भी एक खतरा हो सकता है आने वाले दिन में, राइट? और अमेरिका के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, और ट्रम्प साहब पर्टिकुलरली आने के बाद से जिस तरीके से अनसर्टेनिटी एक है, ही इज अ फिनिकी मैन, कभी भी कुछ फिनिकी भी मैन, प्लस उनका पता नहीं, हाईली अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, राइट? कभी भी आप कुछ किसी भी। से बोले रात को कुछ, सुबह को कुछ वाली बात है उनकी। सो उस कंडीशन में चाइना इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दे विल गेट फर्दर, दे विल गेट स्ट्रॉन्गर, लेट मी टेल यू। So India must regroup itself. India must start looking at the areas where we can strengthen ourselves. And let me tell you, preparing our youth for the future need and the requirement is one of them. Then only anything and everything can grow, right? पहली बात। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और कहना, हम लोग सभी कहते हैं IITs एंड IIMs, ये कहना बड़ा, बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों IITs एंड IIMs को हम लोग एक आइकनिक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देयर आर फ्यू अदर्स आल्सो, राइट? बट चूंकि IITs IIMs काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आप इनकी पढ़ाई देखेंगे, जब आप इनके क्यूरिकुलम देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कोर्स का, आप देखेंगे इनके कोर्स के पूरे स्ट्रक्चर में फोकस है प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल पे, केस स्टडीज पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन पे। वहाँ थ्योरेटिकल है बट बहुत लिमिटेड है, एंड दैट इज़ वाई आप देखेंगे, यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब हमारे बच्चे IIT IIM से जब वो ग्रेजुएशन करके दे गेट बेटर चांसेस, राइट? निकलते हैं, तो क्रिएट दे आर समथिंग। बीइंग हैंड पिक्ड बाय all the multinational corporation, bigger houses, bigger companies, large corporations, right? So this is what we should learn from them. Right. And why can't we replicate the same into our universities, our colleges? आई रिमेम्बर सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय भी ना ITI हुआ करता था। आय तो होता था, ITI, तो आज भी है। ITI से जो निकलते थे वो स्किल्ड पीपल होते थे। वो रेलवे में जॉब मिल जाएगी उनको, कहीं टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी उनको। पर वो चीज़ आज की डेट में देखा जाए तो मिसिंग है, बहुत लार्ज स्केल पे मिसिंग है। दूसरा पॉइंट जो आपने क्लस्टर वाली बात बोली सर, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद मजबूर हैं। हम आज की डेट में एक गुड़गांव में अपनी कंपनी लगाकर बैठे हैं। हम खुद नहीं चाहते, हम खुद नहीं जाना चाहते कि हम जाकर एक छोटी जगह में पटना से एक दूर कहीं गांव में, या फिर मैं बोलूँ झांसी या यूपी किसी जगह में जाकर के हम अपना एक वहाँ पर ऑफिस खोल सकें, क्योंकि हमें वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। एंड इवन दोज हु वांट टू वर्क, वो भी यही मूव करना चाहते हैं कि हम जाएंगे बड़ी सिटी में काम करेंगे। तो क्योंकि ये उनको पता है कि यहाँ ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, अपॉर्चुनिटी अबंडेंस में आ सकती है। तो ऐसा फिर गवर्नमेंट जब पता है हमें, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट में इतने बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं, उनको ये चीज़ गैप्स अगर पता है, तो व्हाई डोंट दे वर्क ऑन इट, कि गांव में क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, एक सिटी में क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, टीयर सी टीयर सिटी में, वहाँ उनको स्किल करें। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, हम श्योर है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही होगी। चूँकि हम उसके पार्ट नहीं है, तो मेरे लिए कहना कर रही है कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें लगता है गवर्नमेंट इस पे अवेयर है इन चीज़ों से, और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन में हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए अच्छे दिन आएंगे, भारत के लिए अच्छे दिन आएंगे। सर, हम चाइना की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम वियतनाम की बात कर रहे हैं, या हम एक बहुत छोटे देश की बात करते हैं। सिंगापुर भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है,
वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक सिंगापुर इज अ ग्रेट सक्सेस इट्स अ स्टोरी, ग्रेट सक्सेस स्टोरी। ग्रेट सक्सेस स्टोरी। कहाँ से कहाँ बनाया उन्होंने। इज इट समथिंग लाइक कि हमें डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है, या फिर हम किस वजह से प्रॉब्लम में है कि हम अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास सब है, विज़न है इंडिया के पास, यंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास में, रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, वी आर एम्पल ऑफ हाँ, वी रिसोर्सेस। एम्पल ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सो हमारे पास लैंड है, सब कुछ है। तो व्हाट इज़ दैट विच इज़ लैकिंग इंडिया टू डू दैट? पहली बात तो डिक्टेटरशिप की कतई ज़रूरत नहीं है। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप हुआ वो सारे देश डूब गए, बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी इज्जत खो दी बाजार में, आई मीन दुनिया में। सो डिक्टेटरशिप की तो ना तो ज़रूरत थी, ना है, ना होनी चाहिए। भारत का जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही सुंदर संविधान है हमारा, बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्वास कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का दर्जा देता है और सारे चीज़ों का अधिकार हर नागरिक को है। वो अलग बात है, कई दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन में या जानकारी के अभाव में कमी रह जाती है, लोग उसको अवेल नहीं कर पाते। लेकिन भारत के संविधान और जो हमारा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारे बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो स्टेट में असेंबलीज हैं, इससे सुंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान अगर किसी देश का है तो वो भारत का है। सो डिक्टेटरशिप की कभी ज़रूरत ना थी, ना है, ना कभी होनी चाहिए, ना होगी। राइट। संविधान और जो हम लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। उसी डेमोक्रेसी का कारण रहा है कि आप जब देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, उस समय हम एक सुई तक का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। एक चीज़ हमारे देश में होता नहीं था, कुछ भी नहीं कर पाते थे। हमारी पूरी आबादी को, उस समय की आबादी हमारी करीब 40 करोड़ की, 37 या 40 करोड़ की आबादी थी। उस आबादी को, पूरी आबादी को हम खाना तक नहीं खिला सकते थे, इतने बड़े देश होने के बावजूद। इतना बड़ा लैंड मास है जहां हम आज आत्मनिर्भर हैं कि हम 150 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हैं, खिला रहे हैं या खिला पाते हैं और खिलाते रहेंगे। जो लैंड मास भारत के पास, इंडिया के पास है, उस समय ना तो हम खाना आपको याद होगा कि बहुत बड़ी एक फैमिन जिसको कहते हैं, अकाल पड़ा था भारत के अंदर, और कई हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसके अंदर उस समय। तो हम नहीं कर पाते थे। लेकिन ये उसी समय हमारी नई सरकार बनी आज़ादी के बाद। भारत के पास संसाधन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, चूँकि हम लोग कंगाल हो गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। 1947 में अंग्रेज़ हम लोगों को समझिए कंगाल हाँ, करके खाली गए थे, करके छोड़ के खाली गए, ठीक करके है। गए थे। तो उस समय जो भी सरकार आई यहाँ पे, उन लोगों ने देशों से मांगा, मदद मांगा। कई सारे देशों ने मदद नहीं किया भारत में, खास करके फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत थी, पहली ज़रूरत थी कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए फूड प्रोडक्शन में। हाँ। क्योंकि हमारी आबादी को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं, सस्टेन रख सकते हैं। तब हरित क्रांति की बात, इसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। और वहाँ पे हरियाणा, पंजाब का एक क्षेत्र, जिसको उस समय आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से काम करें और आने वाले दिन में, जिससे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उसके बाद इंडिया के अंदर काम शुरू हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर में। चूँकि हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोवियत रूस से मदद मांगा। और सोवियत रूस की उस समय की सोवियत संघ थी उस समय, सोवियत संघ के मदद से हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, जिसका नाम आपने सुना होगा, राउरकेला, यहाँ वहाँ बहुत सारे स्टील फैक्ट्रीज लगे, जिससे स्टील का प्रोडक्शन हुआ। और धीरे धीरे फिर काफ़ी सारे डैम बने भारत में, तो वहाँ से चीज़ें बनी। सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये ब्यूटी थी डेमोक्रेसी की, जिसके चलते कि पिछले 75-80 साल हो गए हमें आज़ादी के बाद से, आज तक भारत एक स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ दुनिया में खड़ा ही नहीं है, बढ़ता आया है। हर दिन, हर साल हम लोगों ने कदम बढ़ाई है आगे। पर सर कंपैरेटिवली ग्रोथ स्लो नहीं है? वही जो आप पहले बात कर रहे थे कि एक देश जो 1980 के आसपास में वो बिल्कुल हमसे भी बुरी स्थिति में था, और आज वो हमसे 25 साल आगे चल रहा है, और हम
भले ही एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन फिगर, बट हम उससे पीछे चल रहे हैं उस देश से बहुत। और हम उससे क्या, हम काफ़ी सारे देशों से पीछे चल रहे हैं। हमसे जर्मनी आ गया है, हमसे यूएस आ गया है, हमसे बहुत सारे देश आ गए हैं। बट लेट्स कंपेयर चाइना, बिकॉज समवेयर दे वर अराउंड अस इन 80s, एंड 1980s। पॉपुलेशन भी एक जैसा है, हाँ, ज्योग्राफी भी सब एक करीब करीब जैसा है, बराबर है, ऑलमोस्ट एक हमारे जैसा है, नेबर भी है। नेबर भी हैं। तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो ऐसा क्या, हमने क्या ऐसा कमी छोड़ दी जब सब कुछ अच्छा है, पिक्चर परफेक्ट है? हमने दो तीन चीज़ों पे ध्यान शायद नहीं दिया। पहला जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी आबादी के ऊपर, मतलब उनके शिक्षा पे, आबादी की शिक्षा में कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि वक्त के साथ जैसी चीज़ें बदलनी चाहिए थी वैसी चीज़ें बदली नहीं शिक्षा के क्षेत्र में। राइट, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है हर दिन। देखिए, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, आप अब हम ही लोग जिस समय अपना करियर शुरू किया, दुनिया अलग थी, आज की दुनिया अलग है। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे बदलते हुए वक्त में, तो आप उन चीज़ों से आप बाहर हो सही जाएंगे, बात है। समय से आप बाहर पीछे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे लगता है कि उस पर फोकस कम रहा। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जितने सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम लोग बना सकते थे वो नहीं बना पाए। तीसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हम लोगों ने महानगरों तक ही लिमिटेड रखा। जो भारत के 4-5 महानगर हैं, उसी के इर्द गिर्द वहीं तक ग्रोथ को रखा। अब देखिए उससे क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन जो है, जिस पॉपुलेशन को, चूँकि आज भी भारत का 80% भारत की आबादी जो है वो गाँव में रहती है, गाँव में बसती है। राइट। ठीक बात है। तो आप अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया होता, अगर इसको 4-5 महानगरों तक या 8-10 जगहों के अलावा भी अगर इसको हम लोग एक्सपैंड किए होते, तो इवन डेवलपमेंट हुआ होता, जिससे कि भारत की इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो की होती। सही बात है, ठीक बात है। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी कमी रह गई। तीसरी बात है कि पूंजी की भी कमी हो गई। भाई, आप किसी को स्किल नहीं करोगे, अगर वो आदमी के पास विज़न नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री कहाँ से लगाएगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए सबके पास तो पैसा है नहीं कि आप अपने पिताजी या माताजी या किसी से आप पैसा ले करके आप काम कर सकते हैं। सो कुछ पैसा तो आप लगाएंगे और बाकी आपको ज़रूरत पड़ती है मदद की, हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनसे। वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर हुआ करता था वो काफ़ी हाई था, राइट। आप अगर ज़्यादा में पैसे में इंटरेस्ट पे अगर पैसा ले रहे हैं बैंक से और उतना आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो एक्चुअली उस पैसे को आप हर दिन कम कर रहे हैं, कमज़ोर पीछे कम करते जा रहे हैं, और एक दिन वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपके बैड लोन्स बढ़ेंगे तो फिर आने वाले दिन में किसी को नहीं इससे होगा। मुझे क्वेश्चन आया, आई एम प्लीज़ सॉरी पूछिए। इंटरप्ट करो हाँ, मैं, पूछिए। एक क्वेश्चन आया मेरे इस दिमाग में कि हाँ, यहाँ भी एक गैप है। आप देखो ना कि बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो इजीली लोन दे दे रहे हैं, और छोटे जो कारोबारी हैं, जो जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको बैंक लोन देने से पहले 50 बार सोचता है और 50 चीज़ें उनसे गिरवी रखवा लेता है। और जो बड़े हैं वो लेके भाग भी जाते हैं, उनका कोई लेन देना नहीं है, उनको पता भी नहीं है, वो जी रहे हैं आराम से। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब ये तो बदलना चाहिए ना, ये सिस्टम भी। बिल्कुल बदलना चाहिए। और मेरा मेरा भी, हम आपसे सहमत हैं इस बात से कि ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी ज़रूरतें होती हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो आपकी इंडस्ट्री फैलेगी नहीं, राइट। वो एक ख़ास जगह तक ही सीमित होकर रह जाएगी। जैसे हम लोग एनसीआर में मान लो बैठे हैं, तो आप देख लीजिए हरियाणा का ये जो दिल्ली से लगा हुआ जो इलाका है, वहाँ पे ग्रोथ है। हरियाणा, दिल्ली से लगा हुआ यूपी का जो एरिया है, ग्रेटर हाँ, वो नोएडा, ग्रो किया है नोएडा, काफ़ी। गाज़ियाबाद, तो एक कहीं ना कहीं इसको और आगे तक जाना चाहिए था। इसको शायद कानपुर में भी इंडस्ट्री होनी चाहिए, बनारस में इंडस्ट्री होनी चाहिए, लखनऊ जो के कि इर्द छोटी गिर्द छोटी होनी है, चाहिए। हाँ, उनको बड़ा करना है बस। बड़ा करना चाहिए। और जितनी है उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वहाँ की आबादी को रोजगार मिल सके। बिल्कुल सही बात है। राइट। और उसकी ज़रूरत भी है, चूँकि इतनी बड़ी आबादी है हमारे पास, बिहार जैसे राज्य में, यूपी जैसे राज्य में। आप देखें तो भारत की करीब 32 से 33% आबादी बिहार और यूपी में रहती है, राइट। सो अनइवन डेवलपमेंट हुआ, और उसका एक ये भी कारण है और ये एक समस्या है। आप अगर आपके पास पहले से, लेकिन कुछ बेहतर भी हुआ, हम ये नहीं कह रहे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छी भी हैं, बेहतर भी हुआ वी है। विल नॉट टॉक अबाउट इविल ओनली, राइट। आप देखिए इसरो ने कितनी प्रोग्रेस करी है। हम डिस्पाइट ऑफ बीइंग चैलेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्टिल वी हैव दैट मच ऑफ ग्रोथ कि हमारे मिशन जो हैं
वो यूएस और चाइना जैसे बड़ी कंट्रीज के मिशन से 1/4 कॉस्ट में कॉस्ट कंप्लीट हो पे हम जाते लोगों ने हैं, बनाया। हम लोग बना लेते नहीं, हैं। हम बैंकिंग सिस्टम को एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। आई रिमेंबर 2007 में जब हम लोगों ने काम शुरू किया और हमें करंट अकाउंट खोलना चाहते थे कंपनी का, और जब हम गए बैंक के पास, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, मेरे ऑफिस के सामने ही उनका ब्रांच होता था, एंड दे सेड कि हम लोग अकाउंट नहीं खोलते, कोई गारंटर है आपके पास? हमने हाँ कहा कोई गारंटर नहीं है मेरे पास, और उन्होंने मुझे खाली हाथ वापस कर दिया कि आपका अकाउंट नहीं खुल सकता है। राइट। तो एक वो भी दौर था, और आज ये दौर है कि आप अगर बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, बैंक को टेलीफोन करें, कोई उनका घर आके रिप्रेजेंटेटिव खोल आपके के ऑफिस आकर के खोल के जाएगा। बिल्कुल सो एग्जीक्यूटिव इसमें आएगा। हाँ सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार की जरूरत है, और सुधार की गुंजाइश है, और छोटे लोगों को भी, आई मीन छोटे उद्योगों को भी लोन की जरूरत है, और उनको ऐसे लोन मिलने चाहिए जिनको हम लोग सॉफ्ट लोन कह सकते हैं, ठीक है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने चाहिए, तभी जाके हम वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे। एक सवाल सर आपका, आपकी एक्सपर्टीज से मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरनेट रेवोल्यूशन जो है ना ओवरऑल, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव? क्योंकि दो चीज़ें मैं रखता हूँ आपके सामने। एक तो देखो पॉजिटिव ये है कि हमारी एआई की लर्निंग या फिर यूथ की लर्निंग थोड़ी सी बढ़ी है, इजी हो गया उनके लिए, यूट्यूब पे सीख रहे हैं, क्रिएटर्स से सीख रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आजकल बड़ा उस पर विवाद भी चल रहा है कि यूट्यूब पे टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, बस वो एक्चुअली ग्रोथ कर रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो इजी हो गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंटरनेट ने ना पॉपुलेशन को अलग ही डायरेक्शन में धकेल दिया है कि वो पूरे टाइम स्क्रॉल करते रह जा रही है पूरी पॉपुलेशन। तो ये हमारे लिए ये बुरा है या अच्छा है, इसको थोड़ा कंक्लूड करो। देखिए, आप डेवलपमेंट को या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोक नहीं सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। एक नेचुरल कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। चीज़ें बेहतर होंगी, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को बदला, उसी तरह इंटरनेट ने एक नया रिवॉल्यूशन लाया। जब इंटरनेट आया तो अच्छी चीज़ ये है कि आज आपके पास हर तरीके की जानकारी सबके पास अवेलेबल है। आप मान लीजिए आप अपने घर में हैं, कल आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, राइट, हाँ, सो इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। खुद से देखो आप बना लो। किसी ऐप पे करो, आप चाहे तो उसको अपने तरीके से बना लो। कोई किताब आप पढ़ना चाहते हो, दुनिया में किसी भी दुनिया के किसी कोने की कोई जानकारी अवेलेबल है, लेना हाँ। चाहते हो, तो वो अवेलेबल है और आप उसको ले सकते हो, राइट। तो इसको आप रोक भी नहीं सकते थे। ये डेवलपमेंट है, ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, ये होना ही था और ये हुआ, और आने वाले दिन में भी इस तरीके के डेवलपमेंट और होंगे, और नई नई चीज़ें आएंगी, और हम लोगों को उनको अडॉप्ट करना भी चाहिए, और उनके हिसाब से हमें तैयार भी होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो नेगेटिव साइड आपने कहा, जो डिसरप्शन वाली बात कही, अब इसका फ्लिप साइड ये है कि जैसे अभी हम लोग लोन की बात कर रहे थे कि आजकल हॉलीडे पे भी लोन आ रहा है, ये आ रहा है। सो कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेंथ को भूल करके, अपने लिमिटेशन को भूल करके, जो इंटरनेट पे जो दुनिया दिखती है, बड़ी सुहानी दुनिया दिखती है इंटरनेट पे, हम लोग उसके हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता जा रहा है। वेरी ट्रू, राइट। आप साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, पहले हमारा अटेंशन स्पैन होता था, लंबा होता था, और हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते थे, देख पाते थे। आज अटेंशन स्पैन ये हो गया है कि अगर आपको 1 मिनट के अंदर मज़ा नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। आगे 1 बढ़ मिनट भी जाते नहीं, हैं। कुछ सेकंड के अंदर मज़ा नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है राइट। यहाँ, ठीक सो है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है। जिस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए किसी चीज़ों पे, वो हम नहीं कर पाए। ये सब इंटरनेट की फ्लिप साइड है। प्लस तीसरी बात है, लोग अपना बहुत सारा वक्त जाया कर रहे हैं उन चीज़ों पे, ऐसी सारे क्रिएटिव्स पे, जो शायद उनको कुछ देती नहीं है, उनसे लेती है। और ये ना भूलिए कि ये उनके अपने कमाई का जरिया है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल सर, राइट। टाइम इज मनी, सो समवंस टाइम इज समवंस मनी। राइट। सो आप जब इंटरनेट पे हैं तो आप प्रोडक्टिव चीज़ों को देखें, आप ऐसी चीज़ों को देखें जिससे आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपका जो भी आपने प्लान किया है उसमें मदद मिले, उसमें कुछ सीखने को आप चाहें तो बहुत कुछ आज लाखों किताबें, करोड़ों किताबें अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है,
आप कोई भी किताब पढ़ना चाहें, कोई भी चीज़ जानना चाहें, आपके पास सारी ये जानकारी पॉजिटिव है। साइड है, ये सीरियसली। पॉजिटिव साइड है। सर, क्या अपने भारत में क्या ऐसा ज़रूरी है, जैसे चाइना में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ऑन इंटरनेट यूजेस, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। वो ना यूथ को लेकर बड़े सीरियस हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ उन्होंने बैन ही कर दी अपने यहाँ पे। बहुत तो सारे देशों में है। हाँ, तो इंडिया में भी इस चीज़ की ज़रूरत है क्या? 100% ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और ज़रूरत ही नहीं है, इसको बहुत सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। आजकल हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे उन चीज़ों से एक्सपोज़ हो रहे हैं जो उनको जिस उम्र में उनको नहीं होना चाहिए। आप समझिए मेरी बात को, आप उन चीज़ों से भी एक्सपोज़ हो रहे हैं एक छोटे उम्र में, जब आपकी उम्र 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल है। जिस चीज़ों की आपको ना तो ज़रूरत है, ना आपको एक्सपोज़ होने की, उससे कहीं न कहीं समाज के अंदर कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, फ़ॉल्स एस्पिरेशन हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो इसको रोकने की बिल्कुल ही ज़रूरत है, और इस पर सख्त कानून लानी चाहिए, इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। नहीं तो एक पूरे जनरेशन को हम लोग पॉल्यूट भी कर चौपट रहे कर हैं रहे हैं, और हाँ, पॉल्यूट बर्बाद कर भी रहे कर हैं। रहे हैं। सही बात है सर। सर, एक अब आपकी इन्वेक्टर्स की तरफ चलते हैं हम कि मुझे बताना कि इन्वेक्टर्स जो है बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसको कंसल्ट करती है और उसको यहाँ इंडिया में सेटअप करने में हेल्प करती है। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हीं की ग्रोथ में, क्योंकि अल्टीमेटली वो यहाँ आएंगे, अपनी कंपनी को सेटअप करेंगे और वो पैसा यहाँ जनरेट होगा लेकिन जाएगा बाहर। आ, ऐसा नहीं है। हम उनको, एक बात तो सही है कि मान लो एक कंपनी है जो अमेरिकन फर्म है या एक यूरोपियन फर्म है, उनको हम बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, या उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हम मदद कर रहे हैं। मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा हमारा हो रहा है। फ़ायदा हमारा कैसे हो रहा है? हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आ रहा है, हमारी यूथ जो उसमें काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए एक्सपोज्ड हो रहे हैं। कल होके जिससे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट आईटी फर्म्स में ग्लोबली पास्ट में काम किया, आज के दिन में अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो लोग। आप जानते होंगे ऐसे कई सारे नाम हैं। आप इन्हीं का नाम ले लीजिए, आपके हमारे जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, मिस्टर नारायण मूर्ति। किसी समय में वो पत्नी कंप्यूटर में काम किया करते थे। सो कहीं ना कहीं वो पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है वो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हम उनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट, ऑफ कोर्स अगर उनकी कंपनी अच्छी करेगी, ग्लोबल कॉरपोरेशन है, पूरी दुनिया में काम करी, लेकिन हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारा फ़ायदा ये हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, हमारे यहाँ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी काम होने लगा है। आई वाज अबाउट टू हाँ, कम। सो रिसर्च एंड, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये ग्लोबल नेसेसिटी बन गई पोस्ट पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक एवरीवन हैज़ रियलाइज्ड, दो चीज़ें उन लोगों ने रियलाइज कर लिया। एक तो दे नीड टू चेंज कॉन्स्टेंटली, दे नीड टू अपग्रेड देयर सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, you need to upgrade it on a continuous basis, on a regular basis. For that, what do you need to do? You need to focus upon research and development, right? वेस्टर्न कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, राइट, एक्चुअली वेरी हाई, एक्चुअली वेरी हाई, राइट। इंडिया में अगर आप आते हैं तो इट इज़ नॉट मोर देन 30% what they are investing in or spending in Western countries or a developed economy. So same thing, same research and development you can do in India at the 30% cost, rather than doing it into the Western world or the Western countries, right? अब इससे क्या हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम हमारा इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेवलप हो रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। आज के दिन में देखें तो हमारी जो स्पेंडिंग कितनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एज पर जीडीपी डेटा हम आपको दे रहे हैं, बढ़ी नहीं है अभी भी हम लोग करीब 0.5%, मतलब करीब करीब 0.5 और 0.6% वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर एज कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएसए, जो डेवलप्ड इकोनॉमी जिसको आप आज के दिन में कह सकते हैं, दे आर स्पेंडिंग 7% ऑफ देयर जीडीपी। एंड लेट मी टेल यू, उनकी जीडीपी 30 ट्रिलियन, और हमारी जीडीपी कहाँ पे, हम लोग उसके सामने कहीं नहीं आता, 4 ट्रिलियन के आसपास हो गया। 4, हाँ 4 साढ़े 4 के आसपास है, वो 30 ट्रिलियन में है, और करीब 20 के आसपास ये लोग हैं।
तो कहना हम यही चाह रहे हैं आपको कि उसका हम लोग 0.56% वी आर स्पेंडिंग. So we need to, that is what I was telling, if India has to reach to that level, India has to R&D में enhance इन्वेस्ट करना its पड़ेगा. spending on the research and development, on its resources, education system, right? Banking, और banking system को और हम strengthen कर सकते हैं यहाँ पे, lending को और हम better बना सकते हैं, right? At a competitive cost. तो ये सारी चीज़ों पे. सर एक चीज़ और बताइए कि हमारे पे बैंड में इतना डिफरेंस क्यों है? आपने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे जो है हमारी कंपैरेटिवली सस्ती है. मैं बहुत बड़ा एक वो गैप देखता हूँ व्हेन आई ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ कि वहाँ पे बैंड बहुत ज़्यादा है. तो हमारी ये यूथ की भी एक वो चीज़ रहती है, सवाल रहता है सबके मन में कि यार वहाँ पे सैलरीज बहुत हाई हैं. सेम जॉब के लिए, सेम काम के लिए आप उनको दे रहे हो, उनको 5x 10x मनी दे रहे हो, और सेम चीज़ आप चाहते हो कि इंडिया में वही बंदा सेम चीज़ वो कम काम करे. तो लोग बाहर भाग के जाते हैं उस काम के लिए. काम वही है, सेम जॉब इंडिया में है, बट दे वांट टू वर्क इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड बेटर. तो ये भी तो एक गैप है, इसको एड्रेस करना भी तो ज़रूरी है. हाँ, दो चीज़ें हैं. एक तो हमारी इकोनॉमी को भी आपको लेना पड़ेगा कि हम अर्न क्या करते हैं और उसी रेशियो में हम पे भी करते हैं, राइट? हम अर्न क्या करते हैं. दूसरी जो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग. आप इंडिया में जो चीज़ जितने रुपए का खरीदते हैं उस पैसे में उससे करीब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा आप डेवलप्ड इकोनॉमी में जब जाते हैं, यू हैव टू स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? आप कुछ नहीं, आप एक पानी की बॉटल को कंपेयर कर लें, एक रोटी को कंपेयर कर लें, तो आप अगर वहाँ पे अर्न ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पेंडिंग भी ज़्यादा है. बेसिक नेसेसिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, राइट? सो वो भी एक डिफरेंस है इंडिया और बाकी जगह पे. दूसरी चीज़ है कि आपको ये भी लेना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी का साइज़ क्या है, हमारी कंपनियां कितना अर्न करती हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है कि वो जितना अर्न करेंगे उसी रेशियो में पे करेंगे. अब प्लस कंजम्पशन जो हम बात कर रहे थे कि वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है. अच्छा एक चीज़ और बताइए मुझे, वाई वी आर स्टिल सर्विस बेस्ड इकोनॉमी? क्योंकि हमारे को ना हर आदमी देखेगा, पूरे ग्लोबली देखें तो हमें यूज़ करता है, इंडिया को यूज़ करता है, इंडिया से सर्विसेज लेगा, ये इंपोर्ट करेगा, और आप सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं बन पाए. एडिशनल एड ऑन टू इट, आप जो है आप असेंबलिंग इकोनॉमी हो. आप बाहर से चीज़ें ला के, आईफोन आया, आईफोन ने कहा यहाँ पे मेड इन इंडिया लगाएंगे, मेड इन इंडिया ना लगा के वो असेंबल कर रहे हैं. कुछ कहीं से ला रहे, कुछ कहीं से ला रहे, असेंबल करके फिर दे दे रहे हैं. तो हम असेंबलिंग इकोनॉमी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है. तो ये हम कैसे बनेंगे? आपको इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. आपके प्रोडक्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे तो कोई खरीदेगा क्यों? आज आप चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं, आप किसी भी चीज़ को उठा लें, शायद इस कमरे में भी हम लोग बैठे हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइनीज़ होंगी, शायद मेड इन चाइना होगी या चाइनीज़ कंपोनेंट लगा होगा उसके अंदर, या जिस सोफे पर 99% से. हाँ, जिस सोफे पर हम लोग बैठे हैं शायद उसका फोम भी चाइना से आया हो. हाँ सही बात राइट. है. हाँ. तो इसलिए कि चाइना ने दो चीज़ें की हैं. उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा मैंने बताया, काफ़ी पैसे खर्च किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे. उन्होंने कम कॉस्ट में बेहतर प्रोडक्ट डेवलप किया थ्रू कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को, जो जिस तरीके से प्रोसेस को उन्होंने रिफाइन किया, छोटा किया, टाइमलाइन को कम किया, कम रिसोर्स में, कम आपके रिसोर्स कह रहे हैं, कम रॉ मटेरियल में प्रोडक्शन को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, या एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में पहले से क्या हम 10% कम रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या 15%, वो भी उनका सेविंग हुआ. सो इस तरीके से आपने क्या किया, एक अच्छे प्रोडक्ट बनाए एट ए लोअर कॉस्ट, एंड दैट इज़ वाई दे आर रूलिंग द वर्ल्ड विद देयर मैन्युफैक्चरिंग. सो बेसिक थिंग स्टार्ट्स विथ you need to focus upon innovation and research and development, and number 2, developing and preparing our youths for the future. We need to equip them, we need to train them properly, we need to make them according to the global requirement. This world is getting slow. एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर एक नैरो माइंडसेट भी है हमारे अंदर में कि हम हर बात पे कहते हैं चाइनीज़ माल है, चाइनीज़ माल है, मतलब ऐसी चलतू माल है, और हम यूज़ बराबर उसी को करते हैं. हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं और हम कहते हैं चाइनीज़ माल है, जबकि यूज़ हम उसी को कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी स्टिल बेटर है हमसे, और आप उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर कह रहे हैं कि 90% जैसे आपने कहा, हाँ.
बहुत सारे वक्त हमें पता नहीं होता है कि हम मेड इन चाइना यूज़ कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे वक्त। और चाइना ने एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल की है पिछले दिनों में, जो स्केल को इतना बड़ा कर दिया अपने प्रोडक्शन को, राइट? जिससे उन्होंने इकोनॉमी को काफ़ी हद तक अचीव किया है, स्केल को बड़ा करके कॉस्ट को रिड्यूस किया है, इकोनॉमी को हासिल किया है। सो आपके प्रोडक्ट अगर बेटर होंगे और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होंगे तभी बिकेंगे। ये तो सिंपल फिलॉसफी है, राइट? आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है, राइट? तो आपका सो इंडिया को उसी पे फोकस करना है। उसके लिए हमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमें इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट पे काम करना होगा और हमें अपने यूथ को उस तरीके से इक्विप करना होगा, ट्रेन करना होगा, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, वही रिसोर्स है, ठीक है। राइट? अब एक चीज़ सर मुझे ये बताओ कि आने वाले दिनों में आप क्या देखते हो कि इंडिया की इकोनॉमी, हम 5 ट्रिलियन की तरफ टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि वी आर एमिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन। आपको क्या लग रहा है कि हमारा एम 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का हो जाएगा, हम करेंगे 5 ट्रिलियन से ज़्यादा? दूसरा, क्या ये जो गैप्स आपने बताए हैं इनका हमें रोड मैप दिखता है कि ये फुलफिल होने वाले हैं, जितने गैप्स आपने बताए हैं? नहीं, फुलफिल तो होना चाहिए, देश की नीड है। हम्म, और मेरा मानना है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम्म, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, हम्म, वहाँ काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, तो वो लोग इस पे फोकस कर रहे होंगे और ये देश की ज़रूरत है। आप हम्म, इतनी बड़ी आबादी को अगर हम्म, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ये आबादी, एक चीज़ और है, यूथ जो होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम्म, बड़ा, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता बिल्कुल। है। इंडिया में डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हाँ, है। वो कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसको एक सही रास्ता देना पड़ेगा, एक बिल्कुल। पाथ दिखाना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट मस्ट बी वर्किंग ऑन इट और करना पड़ेगा। वी हैव नो अदर हम्म। वे आउट। अच्छा, एक चीज़ और सर अपने मैं बोलूँगा इनके यंगस्टर्स के लिए बताओ आप, जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आजकल बड़ा बोला जाता है कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। ग्राउंड में एक्चुअली कितना प्रैक्टिकल है ये? वो लॉजिकल होना चाहिए, फॉलो योर पैशन और फॉलो योर हार्ट, बट यू शुड फॉलो इट लॉजिकली। सबसे बड़ी बात है। अब मेरा दिमाग कुछ भी कह सकता है, कि मेरा दिल कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम उसको करने के लिए कितने सक्षम हैं, कितने केपेबल हैं, हाँ, ये भी मुझे समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने जो क्वेश्चन किया कि यूथ देखो सर, ये नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है। हम लोग पूरी बात में अगर देखेंगे, आप हम्म, इनोवेशन, R&D, नॉलेज वहीं आ रहे हैं घूम पे फिर के आ रहे यहाँ। हैं। सो ये नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है। सो हम्म, यूथ को सबसे पहले तो नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, हम्म, एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, हम्म, राइट? प्लस ये सारे नॉलेज अबंडेंस में अवेलेबल है इंटरनेट पे। कहीं उनको जाने की, कोई जर्नल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दे ओनली नीड टू स्पेंड ऑन देयर पैक, आई मीन इंटरनेट पैक, जो भी 200-300-400 रुपये वो खर्च करते हैं, एंड they have access to all the best books of the world, be it on entrepreneurship, technology, or any other field, trade, business, any other field. So try to acquire knowledge. Plus ये भी सीखना देखना शुरू करें कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इज और इम्पॉर्टेंट। राइट, दूसरे देशों में क्या बदलाव हो रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है, आने वाले वक्त में क्या दौर आएगा, और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें। स्टे फोकस्ड रहें, नॉलेज एक्वायर करें और मेहनत करने के लिए तैयार रहें। अब वापस आते हैं सर, एक दो तीन सवाल और बचते हैं मेरे दिमाग में कि इंडक्टर्स कैन हेल्प people coming from 2 tier 3 tier cities in India also to set up? Why not? I have come from and I owe it to the society and I would like to pay it back to the society. अगर कोई भी आदमी सेकेंड टियर 2 या टियर 3 सिटी से आता है और उसको कोई भी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके का, right? I'll be more than happy to provide them. I'll be more than happy. If they want, I can even provide them. If somebody wants to start their entrepreneurship, अगर उनको entrepreneurship शुरू करना है, वो नोएडा में या दिल्ली में आके शुरू करना चाहते हैं, they can contact us. हमारे वेबसाइट पे नंबर मिल जाएगा उनको, एंड वी विल प्रोवाइड देम विद द स्पेस, ऑफिस स्पेस। वहाँ पे आएँ, अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या जो भी लेके आना है, और ऑफिस स्पेस हम उनको मुहैया कराएंगे, आके वहाँ से वो काम करें तब तक, जब तक कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगी, कहाँ आपको जाना है, सर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है आलोक जी से और उनकी टीम से। बट एक चीज़ और है कि इसमें सर कॉस्ट का गेम आता है
कि सब लोग ना एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म की कॉस्ट नहीं बियर कर पाएंगे। नहीं, हमने आपको कहा कि वो आएँ, और ये जो मैंने कहा कि ऑफ़िस स्पेस, उनको नॉलेज, नो हाउ, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वाह, अमेजिंग। राइट? अगर उनको ऑफ़िस स्पेस चाहिए, हम एक डेस्क दे सकते हैं उनको, जहाँ से बैठ के ऑपरेट करें। हमारी टीम मेंबर हैं, अगर कुछ उनको गाइडेंस चाहिए तो दे कैन रीच आउट टू देम, दे कैन रीच आउट टू मी, एंड दे कैन सीक द गाइडेंस और सपोर्ट और हैंड होल्डिंग, और कोई नॉलेज उनको चाहिए, ऑन फॉर दैट दे नीड नॉट पे एनीथिंग टू अस। कोई पैसे उनको देने की ज़रूरत नहीं, वो जब भी आए काम करें। ओनली थिंग आई वुड एक्सपेक्ट देम टू डू, थोड़ा सीरियस रहें, जो करें दिल से करें, कन्विंस होके करें, हैफजर्ड होके ना करें, आए। एंड आई एम टेलिंग थ्रू योर चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट देम, वाह, अमेजिंग। राइट? और कोई कॉस्ट नहीं होगा उसके लिए, कोई कॉस्ट नहीं लेंगे। That's आई एम very रिपीटिंग nice इट of you. अगेन। That's very nice of you. So if you are a startup founder and you want to start something, uh, Inductus है आपके साथ खड़ी है, and they will support you if you have a vision, if you have a if you have something in mind that you want to build. तो Inductus आपके साथ खड़ी है, आलोक सर आपके साथ खड़े हैं, कांटेक्ट कीजिए और बिल्ड कीजिए। जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, वी विल डू इट ऑनेस्टली। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बड़ा Same मज़ा here, आया। बहुत same सारी here. चीज़ें हमने बात की, बहुत सारे गैप्स पे हमने बात की, और अंत भला तो सब भला, एज वी से, कि सबसे लास्ट जो आपने बात बोली है वो चेरी ऑन द टॉप होगी कि So kind of. न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को तो आप कह रहे हो कि हम खुद से हेल्प देखो करेंगे। सर, उसका रीज़न है, हम लोगों ने जब शुरू किया काम, तो हम समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है। और आप जो अगर फर्स्ट जनरेशन है, तो आपको कई दफ़ा कोई गाइड करने वाला नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल। राइट? आपको नो हाउ नहीं पता रहता है, आप बड़े स्ट्रगल करते हैं। हमने उस दौर को देखा है, उस दौर से गुजरे हैं। इसलिए अगर कोई भी सलाह लेना चाहे, समय ले ले, आ जाए, सलाह ले ले, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव देम एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, व्हाटएवर सपोर्ट दे वांट, गाइडेंस। कोई कनेक्ट भी कराना है कहीं पे, तो आई कैन कनेक्ट आल्सो देम विद द राइट पीपल, राइट, वेयर एवर दे वांट। इन्वेस्टर्स वगैरह से। हाँ, व्हाटएवर, आई मीन, कोई एक बात कह रहे हैं, और ये सारी जो चीज़ें होंगी, ये इट विल बी फ्री, नो कॉस्ट विल बी अप्लाइड ऑन इट। Wow, amazing. Thank you so much for coming on the podcast, sir. It was very nice talking to you. Same here. Thank you so much, sir. Same here. Thank you. Thank you very much.